हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1950, 1955, 1960, 1949। तो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आया था 1955 में, देन सेकंड एडिशन आया था 1966 में, देन थर्ड आया था 85 में, देन फोर्थ आया था 1996 में, देन आया था 2007 में, नेक्स्ट आया था 2010 में, देन आया था 2014 में, उसके बाद आया था 2018 में, एंड अभी लेटेस्ट एडिशन है वो आया था 2022 में। 2022 में आया था लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो था 9th एडिशन। ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955 एंड सप्लीमेंट टू फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1960। सप्लीमेंट टू फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1960 and Dr. B.N. Ghosh published first Indian pharmacopoeia. First Indian pharmacopoeia was published by Dr. B.N. Ghosh. ठीक है। एंड ये पब्लिश हुआ था इन लैटिन लैंग्वेज। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया was published in लैटिन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोनोग्राफ्स आर देयर इन इंडियन फार्माकोपिया? तो टोटल कितने मोनोग्राफ्स है इंडियन फार्माकोपिया में? तो इंडियन फार्माकोपिया में 3152 मोनोग्राफ्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 3152 मोनोग्राफ्स आर देयर इन इंडियन फार्माकोपिया। एंड जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था जो पब्लिश हुआ था 1955 में, उसमें थे 986 मोनोग्राफ्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश्ड? 1950, 1954, 1948, 1951. When was the first international pharmacopoeia list published? तो first international pharmacopoeia list was published in 1951. Option D will be your correct answer. 1951. Next question. In which year the first USP published? 1845, 1830, 1824, 1820. First United States Pharmacopoeia. तो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1820। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1820 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट यूएसपी, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एंड इन विच लैंग्वेज फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड? तो फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड 1955, 1966, 1987, 1998। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955, देन सेकंड वाज पब्लिश्ड इन 1966। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955 एंड सेकंड इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1966। एंड ये जो सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है उसका सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था 1975 में। Supplement to second edition of IP was published in 1975. Previous year question है, supplement to second edition of IP was published in 1975. Next question, in which year the first British pharmacopoeia published? 1864, 1880, 1865, 1860. तो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया? तो ये पब्लिश हुआ था 1864 में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। First Indian Pharmacopoeia was published in 1955. Then first USP, first United States Pharmacopoeia was published in 1820 and first British Pharmacopoeia was published in 1864. ठीक है। Next question. Who was the publisher of International Pharmacopoeia? PCI, WHO, Pharmacy and Therapeutic Committee, none of the above. इनमें से कौन होता है पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया? तो ये हो जाएगा WHO। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज द पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट टू सेकंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड 1956, 1975, 1966, 1997। सप्लीमेंट टू सेकंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था।
second edition of IP was published in 1966 and supplement to second edition of IP was published in 1975. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड इसकी सप्लीमेंट पब्लिश हुई थी 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसोल्यूशन टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ। द डिसोल्यूशन टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच एडिशन ऑफ IP? तो डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, देन पायरोजन टेस्ट, these all have been introduced in third edition of IP. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the term pharmacopoeia used for the first time? 1580, 1880, 1820, 1590। फार्माकोपिया टर्म को फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था? तो इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1580 में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द टर्म फार्माकोपिया यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन फार्माकोपिया कमिटी इन 1950, 1948, 1944, 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन फार्माकोपिया कमिटी इन, तो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960, 1948, 1955, 1975। सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन ऑफ IP, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ IP was published in 1955 and supplement to first edition of IP was published in 1960. So ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया was published in 1955 and supplement to first edition of IP was published in 1960. Then second edition of IP was published in 1966 and supplement to second IP was published in 1975. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the chairman of the first edition of Indian Pharmacopoeia? Dr. Mukherjee, Dr. B.N. Ghosh, Dr. Nityananda, Dr. Banerjee. Who was the chairman of the first edition of IP? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। डॉक्टर B.N. घोष थे चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ IP। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डॉक्टर B.N. घोष वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट IP। देन अभी आप मुझे बताएंगे हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो ये थे डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। देन थर्ड एंड फोर्थ एडिशन के चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The first USP was published in, the first United States Pharmacopoeia was published in Latin, English, French, English and Latin। तो कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी फर्स्ट USP? तो फर्स्ट USP was published in English and Latin। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये फर्स्ट USP पब्लिश हुई थी इन 1820। फर्स्ट USP was published in 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन। The first national formulary was published in 1865, 1888, 1890, 1870। The first national formulary was published in, तो first national formulary was published in 1888। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी वॉज पब्लिश्ड इन 1888 बाय US। ठीक है, एंड अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड? तो फर्स्ट NFI फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2016, 2018, 2022, 2020। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2022। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 2022 में पब्लिश हुआ था लेटेस्ट एडिशन ऑफ IP एंड ये है 9th एडिशन ऑफ IP। इसके पहले का था 8th एडिशन ऑफ IP एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960, 2011, 1950, 1965। द फर्स्ट एडिशन ऑफ NFI नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, तो ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा।
First edition of National Formulary of India was published in 1960. Option A will be your correct answer. NFI का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था इन 1960. देन सेकेंड एडिशन ऑफ NFI वॉज पब्लिश्ड इन 1966. देन इसका थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1979 में. देन फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 2011 में. देन फिफ्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 2016 एंड अभी लेटेस्ट एडिशन सिक्स्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 2021. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The title of which edition of Indian Pharmacopoeia is written in Latin language? First, second, third or seventh? The title of which edition of IP is written in Latin language? तो title of first Indian Pharmacopoeia is written in Latin language. Option A will be the correct answer. First Indian Pharmacopoeia was published in 1955 and इसकी supplement publish हुई थी 1960 में. First Indian Pharmacopoeia was published in 1955 and supplement to first IP was published in 1960. ठीक है. And latest IP was published in 2022. यह है 9th edition of IP. ठीक है. Next question. Name of regulatory authorities of USA. US FDA, CDSCO, TGA, MHRA. Regulatory authorities of USA. तो इनमें से कौन सी है USA की ड्रग रेगुलेटरी ऑथोरिटीज? तो ये है USFDA. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. USFDA इज द ड्रग रेगुलेटरी ऑथोरिटीज ऑफ USA. देन CDSCO होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. रेगुलेटरी ऑथोरिटीज ऑफ इंडिया इज CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये TGA होता है थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन. ऑस्ट्रेलिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन. ये MHRA है यूके की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी. MHRA होती है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ ICH. इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, इंडियन कमिटी ऑन हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑन हार्मोनाइजेशन. तो क्या होता है ICH का फुल फॉर्म? तो ICH होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ICH इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDA? NDA का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ड्रग एसोसिएशन, नो ड्रग एब्यूज, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, नॉन ड्रग एप्लीकेशन. व्हाट इज NDA? तो NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज NDA. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक अफेयर्स, ऑल ऑफ द अबव. ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ. तो ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स, देन क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक अफेयर्स ऑल्सो. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ IND. इंडियन न्यू ड्रग, इंटरनेशनल न्यू डोज, इंडियन नॉन ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग. तो क्या होता है IND का फुल फॉर्म? तो IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग इज IND. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग IND एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेसफुल क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेसफुल पोस्ट क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव. द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ. तो ये होता है सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ UK. यूनाइटेड किंगडम की रेगुलेटरी अथॉरिटीज. TGA, HSA, MHRA, USFDA. तो इनमें से कौन सी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ UK? तो UK की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है MHRA. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ये TGA होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन. USFDA है यूनाइटेड स्टेट की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज. देन HSA होती है हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी. ये होती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An IND would be required to conduct a clinical trial if the drug is a new chemical entity in a new dosage form being administered at a new dosage level, all of the above. IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग.
An IND would be required to conduct a clinical trial if the drug is. तो IND रिक्वायर्ड होता है टू कंडक्ट ए क्लिनिकल ट्रायल इफ द ड्रग इज न्यू केमिकल एंटिटी इन ए न्यू डोसेज फॉर्म एंड बीइंग एडमिनिस्टर्ड एट ए न्यू डोसेज लेवल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी क्वालिटी, ADME, एडवर्स रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स। इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी, तो क्या स्टडी करते हैं इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट? तो इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ADME की स्टडी करते हैं इन नॉन टेक्निकल ड्रग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDA कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डैश सेक्शंस 15, 14, 17, 13। NDA कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डैश सेक्शंस, तो कितने सेक्शंस होते हैं NDA में? तो NDA कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज 15 सेक्शंस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 15 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDA टेक्स 12 to 15 years, 15 to 20 years, 10 to 12 years, 3 to 5 years। न्यू ड्रग एप्लीकेशन टेक्स, तो NDA टेक्स 12 to 15 years। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WIPO इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशनल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है WIPO का फुल फॉर्म? तो WIPO होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है WIPO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स additional indications, adverse reaction reporting, product defect reporting, all of the above। पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स, तो क्या होता है पोस्ट मार्केटिंग फेज में? तो पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स एडिशनल इंडिकेशंस, देन एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्ट डिफेक्ट्स रिपोर्टिंग ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDER इज सेंट्रल ड्रग इवैल्यूएशन रिसर्च सेंटर, सेंटर ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, सेंट्रल ड्रग इकोनॉमी एंड रिसर्च, सेंट्रल ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो क्या होता है CDER? तो CDER होता है सेंटर ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च होता है CDER। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज पोस्ट क्लिनिकल डेवलपमेंट, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च। नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज, तो नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज क्लिनिकल रिसर्च। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लिनिकल रिसर्च होता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANDA इज एप्लीकेबल फॉर न्यू ड्रग, जेनरिक ड्रग, सिंथेसाइज्ड ड्रग, हर्बल ड्रग। ANDA इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये ANDA होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर जेनरिक ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANDA takes 0 to 1 year, 1 to 2 years, 4 to 5 years, 5 to 10 years। एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन टेक्स, ANDA का फुल फॉर्म होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड इट टेक्स 1 to 2 years। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1 to 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी न्यू ड्रग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन अप्रूव्ड NDA बिफोर US कमर्शियलाइजेशन since 1938, since 1945, since 1935, since 1940। Every new drug has been the subject of an approved new drug application before US commercialization। तो ये होता है since 1938। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Every new drug has been the subject of an approved NDA before US commercialization since 1938। Next question, phase 2 of clinical trials needs dash healthy volunteers, more than 1000, 100 to 1000, fewer than 100, 10 to 30। Phase 2 of clinical trials needs dash healthy volunteers। तो कितने हेल्दी वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन फेज 2 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है फ्यूअर देन 100 हेल्दी वॉलंटियर्स की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फ्यूअर देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, TGA इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन।
इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिंगापुर की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी, HSA। एंड जापान की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है PMDA, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CTD इज कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल टेक्निकल डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल टेक्निकल डॉसियर, कॉमन टेक्निकल डॉसियर। क्या होता है CTD? तो CTD होता है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ANDA इज एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड न्यू डोज एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड नोवेल ड्रग एप्लीकेशन, नन ऑफ द अबव। क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ ANDA? तो ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज ANDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल्स आर मार्केटिंग फेज, स्टडी ऑफ ADME, टेस्टिंग इन एनिमल्स, टेस्टिंग इन ह्यूमंस। तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं टेस्टिंग इन ह्यूमंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लिनिकल ट्रायल्स आर टेस्टिंग इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Federal Register Act was amended in dash to provide a codification of all regulations every 5 years known as Code of Federal Regulations. 1936, 1937, 1939, 1938। तो कब अमेंडेड किया गया था फेडरल रजिस्टर एक्ट टू प्रोवाइड ए कोडिफिकेशन ऑफ ऑल रेगुलेशंस एवरी 5 years known as Code of Federal Regulations? तो फेडरल रजिस्टर एक्ट was amended in 1937। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question, biological products are approved for marketing under the provisions of the dash Code of Federal Regulations, Public Hospital Service Act, Civil Federal Regulations, Public Health Service Act. Biological products are approved for marketing under the provisions of, and the correct answer of this question is option D, Public Health Service Act. Option D will be your correct answer. Biological products are approved for marketing under the provisions of the Public Health Service Act. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ BLA इज बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, बायोलॉजिक लॉ एप्लीकेशन, बायोलॉजिक लाइसेंस एब्रीविएशन, बायोलॉजिक लॉ एब्रीविएशन। तो क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ BLA? तो BLA होता है बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। BLA इज बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज द मीन्स थ्रू विच द स्पॉन्सर टेक्निकली ऑब्टेन्स द एग्जेम्पशंस फ्रॉम द FDA, AND, AIND, INDA, IND. The dash is the means through which the sponsor technically obtains the exemptions from FDA. तो sponsor technically obtains the exemptions from FDA through IND, Investigational New Drug Application. Next question, full form of CFR is Code of Federal Rules, Civil Federal Regulations, Code of Federal Regulations, Civil Federal Rules. क्या होता है CFR? तो CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस होता है CFR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? ड्रग बास्केट मेथड, जस्ट इन टाइम मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? इनमें से कौन सी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है? नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ड्रग बास्केट मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सभी है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। इसमें ये जस्ट इन टाइम मेथड नहीं आता। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जस्ट इन टाइम मेथड इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग स्टोर इज a department of hospital which deals with procurement, storage, compound and dispensing of grocery items. A department of hospital which deals with manufacturing, testing, packaging and distribution of food and food products. A shop where prescription drugs, over-the-counter medicines, medical devices and cosmetics and toilet preparations are stored, sold and dispensed, both A and B. तो क्या होता है ड्रग स्टोर? तो ड्रग स्टोर होता है शॉप वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस आर स्टोर, सोल्ड एंड डिस्पेंस्ड. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम? चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव. नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम.
तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ambulatory patients are required to admit in ward for treatment, required to go home after taking treatment in OPD, required emergency treatment, none of the above। ambulatory patients are, तो ambulatory patients होते हैं required to go home after taking treatment in OPD। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम द नर्सिंग स्टाफ चार्ज फॉर डोज एडमिनिस्ट्रेशन, the patient is charged for every single dose administered to him, there shall be no direct charge from the patient account, doctor is charged for medication। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम इज चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, operates through small satellite pharmacies located on each floor of the hospital is called as centralized unit dose dispensing, decentralized unit dose dispensing, charge floor stock system, none of the above। Operates through small satellite pharmacies located on each floor of the hospital is called as, तो ये होता है decentralized unit dose dispensing। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, decentralized unit dose dispensing। नेक्स्ट क्वेश्चन, drug distribution system falls into categories: ward control system, pharmacy control impressed based system, pharmacy control patient issue system, all of the above। drug distribution system falls into categories, तो drug distribution system falls into ward control system, pharmacy control impressed based system and pharmacy control patient issue system also। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse fill a requisition form for delivery of drugs at their floor. When there is an empty container, the nurse places it in drug basket. This method is known as unit dose system, drug basket method, individual prescription order system, floor stock system। Nurse fill a requisition form for delivery of drugs at their floor. When there is an empty container, the nurse places it in drug basket. This method is known as, तो इसे बोलते हैं ड्रग बास्केट मेथड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्रग बास्केट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, वार्ड स्टाफ। इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट। तो इनमें से किसकी ड्यूटी होती है टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज? तो ये ड्यूटी होती है नर्स की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट। इट प्रोवाइड्स द इंटरैक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट। इट प्रोवाइड्स क्लियर इन्वेंटरी कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। The advantage of individual prescription order system, तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का एडवांटेज होता है ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट, देन इट प्रोवाइड्स क्लियर इन्वेंटरी कंट्रोल एंड इट प्रोवाइड्स द इंटरैक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्कोटिक्स ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड इन, मस्ट बी केप्ट इन ए डबल लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड, must be stored in fridge, should be kept in front shelf, all of the above। तो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं नार्कोटिक ड्रग्स? तो नार्कोटिक ड्रग्स मस्ट बी केप्ट इन डबल लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट सर्विसेज डिवीजन डज फॉलोइंग वर्क: प्रोवाइड मेडिकेशन फॉर ऑल इन पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन ए 24 आवर पर डे बेसिस, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज, cooperate with medical drug research, all of the above। Inpatient services division does the following work। तो ये हो जाएगा all of the above। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनपेशेंट सर्विसेज डिवीजन का वर्क होता है प्रोवाइड मेडिकेशन फॉर ऑल इनपेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन ए 24 आवर पर डे बेसिस, देन इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज एंड कोऑपरेट विथ मेडिकल ड्रग रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In unit dose system, CUDD stand for Centralized Unit Dose Drug Distribution System, Decentralized Unit of Drug Distribution System, Centralized Uniform Dose Drug Distribution System, Centralized Universal Dose Drug Distribution System। तो क्या होता है CUDD का फुल फॉर्म? तो CUDD स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज CUDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फार्मेसी टेक्नीशियन मे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रिपेयरिंग मेडिकेशंस ऑर्डर्स, कंडक्शन यूनिट इंस्पेक्शंस, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स, मॉनिटरिंग पेशेंट्स ड्रग थेरेपी। The main responsibilities of a pharmacy technician may include all of the following except, इनमें से कौन सी फार्मेसी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो ये एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी की ये मॉनिटरिंग पेशेंट ड्रग थेरेपी, कंडक्शन यूनिट इंस्पेक्शंस, प्रिपेयरिंग मेडिकेशंस ऑर्डर, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फार्मेसी टेक्नीशियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPD stands for Outsourced Product Development, Outpatient Development Section, Outpatient Department, none of the above। तो क्या होता है OPD? तो OPD is Outpatient Department। Option C will be your correct answer। Outpatient Department is OPD। Next question, the process of quickly obtaining an out of stock medication in an urgent situation is called emergency drug procurement, बल्क कंपाउंडिंग लॉग, कोड कार्ड, फाइनल फिल्टर। तो क्या बोलते हैं इसे? द प्रोसेस ऑफ क्विकली ऑब्टेनिंग एन आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन एन अर्जेंट सिचुएशन। तो इसे बोला जाता है इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड इमरजेंसी पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड, तो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग में आता है इमरजेंसी पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट एंड एम्बुलेटरी पेशेंट्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस, ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या बोलते हैं इसे ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम को? तो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, देन ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस एंड ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स ऑल्सो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स इंक्लूडेड अंडर कंट्रोल्ड ड्रग्स, ओपियम डेरिवेटिव्स, बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामाइन, ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन से ड्रग आते हैं कंट्रोल्ड ड्रग्स में? तो कंट्रोल्ड ड्रग्स में आते हैं ओपियम, बार्बिचूरेट्स एंड एम्फेटामाइन ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओपियम डेरिवेटिव्स, बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामाइन, ये सभी होते हैं कंट्रोल्ड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड पेशेंट प्रोफाइल कार्ड containing full date, disease diagnosis is prepared, prescriptions sent directly to the pharmacist which are then entered in the patient profile card, pharmacist checks medication order, all of the above। तो इनमें से क्या क्या आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में? तो ये सभी आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में आता है पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट, डिसीज डायग्नोसिस इज प्रिपेयर्ड, देन प्रिस्क्रिप्शन सेंट डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट विच आर देन एंटर इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, देन फार्मासिस्ट चेक्स मेडिकेशन ऑर्डर। ये सभी आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percent of items in B category in the ABC analysis? 20%, 30%, 70%, 50%। तो कितने परसेंट आइटम्स होते हैं बी कैटेगरी इन दी ABC एनालिसिस? तो बी कैटेगरी में आते हैं 20% आइटम्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड drug overdose, drug abuse, polypharmacy, drug overuse। The intake of minimum 4 to 10 drugs at the same time on a regular therapeutic basis। तो इसे बोला जाता है पॉलीफार्मेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not included in the inpatient services? Issue system, complete floor stock system, individual description order system, unit dose dispensing method।
नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विसेज। इनमें से कौन सा इन पेशेंट सर्विसेज में नहीं आता? तो इन पेशेंट सर्विसेज में आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड, देन इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इशू सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन पेशेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? 3, 4, 5 और 2। तो कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? तो 50 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 फार्मासिस्ट की। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 50 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 फार्मासिस्ट की। 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 5 फार्मासिस्ट की। 200 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 8 फार्मासिस्ट की। देन 300 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 10 फार्मासिस्ट की। एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 15 फार्मासिस्ट की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स? ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हॉस्पिटल रजिस्टर, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, फार्माकोपिया। एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स। तो ये होती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएमपी कम्स अंडर शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस। जीएमपी कम्स अंडर, तो शेड्यूल्स में हमने डिस्कस किया था जीएमपी कम्स अंडर शेड्यूल एम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जीएमपी के लिए होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है शेड्यूल एम। देन ये शेड्यूल एच होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। शेड्यूल आर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। एंड शेड्यूल एस में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ठीक है। शेड्यूल एम होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, QMS stands for, QMS stands for Quality Manufacturing System, Quality Management System, Quality Marketing System, Quality Manufacturing Services। तो क्या होता है QMS? तो QMS होता है Quality Management System। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। QMS stands for Quality Management System। नेक्स्ट क्वेश्चन, GMP comes under which title? 21 CFR, 25 CFR, 26 CFR, 35 CFR। ये CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। बहुत बार एग्जाम में CFR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। एंड GMP कम्स अंडर 21 CFR। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। GMP कम्स अंडर 21 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एम हैविंग द डिटेल्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। शेड्यूल एम हैविंग द डिटेल्स अबाउट, तो शेड्यूल एम हैविंग द डिटेल्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of 21 CFR contained the CGMP in manufacturing, processing, packing or holding of drug? Part 211, Part 210, Part 300, Part 310। ये CGMP होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। Which section of 21 CFR contain the current good manufacturing practice in manufacturing, processing, packing or holding of drug? तो ये होता है Part 210। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which department should evaluate all aspect of the received material? QA, QC, R&D, production। Which department should evaluate all aspect of the received material? तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट शुड इवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिसीव्ड मटेरियल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। QA होता है क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्ट्रॉयड एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स डैश। 1998, 1992, 1996, 1993। तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल बने थे 1996 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ऑल बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्ट्रॉयड एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C इन CGMP? करंट, करेंसी, चेकिंग और कवरेज। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया CGMP होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड C स्टैंड्स फॉर करंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द मीनिंग ऑफ C इन CGMP इज करंट।
current good manufacturing practice. Next question. Good documentation is an essential part of quality control, quality assurance, both A and B, none of the above. Good documentation is an essential part of. तो good documentation is an essential part of quality assurance. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. गुड डॉक्यूमेंटेशन होता है essential part of quality assurance. Next question. On the basis of 21 CFR CGMP for finished product, Part 210, Part 211, Part 300, Part 310. On the basis of 21 Code of Federal Regulation, current good manufacturing practice for finished product. तो ये होता है पार्ट 211. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए होता है पार्ट 211. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट इज ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड इज कॉल्ड एज एसओपी, रिपोर्ट, प्रोटोकॉल, नन ऑफ द अबव. स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट इज ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड इज कॉल्ड एज. तो इसे बोला जाता है रिपोर्ट. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. रिपोर्ट होता है स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश. क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, नन ऑफ द अबव. कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश. तो किसे इंडिकेट करता है कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट? तो कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट होता है इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The full details about handling product complaints in company available by SOP, instruction, report, R&D. The full details about handling product complaints in company available by. तो full details about handling product complaints in company available होता है by SOP, Standard Operating Procedure. Option A will be your correct answer. SOP होता है Standard Operating Procedure. And full details about handling product complaints in company available by SOP, Standard Operating Procedure. Next question. For manufacturing and packaging operation, which types of records are important? Labeling, packaging, master formula, distribution. For manufacturing and packaging operations, which type of records are important? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मास्टर फॉर्मूला. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जीएमपी इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग. द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ द. तो जीएमपी इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Areas for housing animals shall be isolated and maintained as prescribed in Rule Dash of Drug and Cosmetic Rules 1945. 140C2, 143C1, 112C2, 150C3. तो इनमें से किसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है एरिया फॉर हाउसिंग एनिमल्स? तो ये प्रिस्क्राइब्ड होता है 150C3 में. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्रग एंड कॉस्मेटिक के 150C3 में प्रिस्क्राइब किया गया है एरियाज फॉर हाउसिंग एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्सनल हैंडलिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शैल बी टेस्टेड फॉर डैश सेंसिटिविटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट. एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन. द पर्सनल हैंडलिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शैल बी टेस्टेड फॉर डैश सेंसिटिविटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट. तो ये होता है पेनिसिलिन सेंसिटिविटी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. The personnel handling beta-lactam antibiotics shall be tested for penicillin sensitivity before employment. Next question. Separate manufacturing facilities shall be provided for the manufacturing of contamination causing and potent products such as barbiturates, beta-lactams, penicillins, cephalosporins. तो इनमें से किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज? तो सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर बीटा लैक्टम्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेमिनेशन कॉजिंग एंड पोटेंट प्रोडक्ट्स सच एज बीटा लैक्टम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इज ए बैच, प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड. तो ये होता है बैच एंड प्रोडक्ट ऑल्सो. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड बी.
Specific document for batch manufacturing record is a batch and product. Next question. Quality control laboratories shall be independent of the dash areas: packaging, manufacturing, production, filling. Quality control laboratories shall be independent of the dash areas. तो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए प्रोडक्शन एरियाज से. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पज ऑफ IQ इज टू चेक द डिजाइन, इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, फैसिलिटीज. द पर्पज ऑफ IQ, ये IQ होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, एंड द पर्पज ऑफ IQ इज टू चेक द इंस्टॉलेशन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Caution, new drug limited by federal law to investigational use is labeled by NDA, IND, ANDA, FDA. Caution, new drug limited by federal law to investigational use is labeled by. तो it is labeled by IND. Option B will be your correct answer. IND होता है investigational new drug application. Investigational new drug application होता है IND. ये NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, देन ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड FDA होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये सभी फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द QMS रिव्यू? Policies, principles, process, all of the above. What is the QMS review? ये QMS होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. एंड व्हाट इज द QMS रिव्यू? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. QMS रिव्यू पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑल्सो. ठीक है. QMS इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Prospective validation is performed on at least dash successive production sizes. 5, 2, 3 और 7. तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है ऑन एटलीस्ट 3 सक्सेसिव प्रोडक्शन साइजेस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एटलीस्ट 3 सक्सेसिव प्रोडक्शन साइजेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. personnel should not move between areas producing dash products. Same, mix, different, opposite. Personnel should not move between areas producing dash products. तो ये हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. पर्सनल शुड नॉट मूव बिटवीन एरियाज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट WHO EDL was published in. The first WHO essential drugs list was published in 1977, 1955, 1990, 1985. तो कब पब्लिश हुई थी फर्स्ट इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट? तो फर्स्ट इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट पब्लिश हुई थी इन 1977. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन 2007. फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1977 एंड फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन 2007. अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज इसेंशियल ड्रग्स. इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? तो इसेंशियल ड्रग्स आर दी ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. एज पर WHO, ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन आर इसेंशियल ड्रग्स. ठीक है. ये डेफिनेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट EDL कंटेन्स डैश मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स. 550, 320, 260, 220. The first essential drug list contains dash medicines and vaccines. तो फर्स्ट EDL में थे 220 मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड अभी जो EDL अपडेट हुई है इन 2022 उसमें है 384 ड्रग्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस वेयर स्पेशलिस्ट कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज इज नेसेसरी आर. Examples of situations where specialist control of drug use is necessary. The use of reserve antimicrobials for multi-drug resistant bacteria. The use of anti-neoplastic, immunosuppressive and antiretroviral drugs. Establishing adequate regimens for treatment of tuberculosis and leprosy. All of the above. Examples of situations where specialist control of drug use is necessary.
तो स्पेशलिस्ट कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज इज नेसेसरी इन ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस. ऑप्शन ए, बी, सी, ऑल ऑफ दी अबव. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट. तो इनमें से क्या है ईडीएल का सिलेक्शन क्राइटेरिया? डिजीज प्रीवैलेंस, एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑल ऑफ दीज. सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ईडीएल. तो ईडीएल का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है डिजीज प्रीवैलेंस, एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑल्सो. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, therapeutic equivalence is indicated on the basis of safety and efficacy reviews, WHO clinical guidelines, both A and B, none of the above. Therapeutic equivalence is indicated on the basis of, तो therapeutic equivalence is indicated on the basis of safety and efficacy reviews and WHO clinical guidelines. So option C हो जाएगा आपका correct answer, both A and B. Next question, factors affecting EDL selection criteria except pattern of prevalent diseases, political and social factors, the treatment facilities, the training and experience of the available personnel. Factors affecting EDL selection criteria except, तो political and social factors do not affect EDL selection criteria. Option B हो जाएगा आपका correct answer, political and social factors. बाकी के ये पैटर्न ऑफ प्रीवेलेंट डिसीजेस, द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अवेलेबल पर्सनल, ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ईडीएल सिलेक्शन क्राइटेरिया को. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू इंडिकेट सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास. राउंड सर्कल सिंबल, स्क्वायर बॉक्स सिंबल, ट्रायंगल सिंबल, रेक्टेंगल सिंबल. Dash is primarily intended to indicate similar clinical performance within a pharmacological class. तो ये होता है स्क्वायर बॉक्स सिंबल. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्क्वायर बॉक्स सिंबल इंडिकेट करता है सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, EDL is revised every dash years by WHO expert committee. 3 years, 2 years, 5 years or 1 year. Essential drugs list is revised every dash years by WHO expert committee. तो EDL is revised every 2 years. Option B will be your correct answer. EDL is revised every 2 years by WHO expert committee. Next question, benefits of essential drugs list are increased availability of drug to the hardest population residing the rural areas, ease in problems encountered in drug prescribing, ease in dispensing and enhance patient compliance, all of the above. तो क्या होते हैं EDL के बेनिफिट्स? तो ये सभी होते हैं EDL के बेनिफिट्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग टू द हार्डेस्ट पॉपुलेशन रिसाइडिंग द रूरल एरियाज, देन ईज इन प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन ड्रग प्रिस्क्राइबिंग एंड ईज इन डिस्पेंसिंग एंड एनहेंस पेशेंट कंप्लायंस. ये सभी होते हैं बेनिफिट्स ऑफ EDL, इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट. Next question, in the model list of essential medicines, the classification of drugs has been based on therapeutic indication, company name, alphabetical order, pharmacological effect. In the model list of essential medicines, the classification of drugs has been based on. तो इनमें से किस पे बेस्ड होता है the classification of drugs in the model list of essential medicines? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैज बीन बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक इंडिकेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, थेरेप्यूटिक इंडिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ड्रग्स, देन द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी कंसिडर्ड. स्टेबिलिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म अंडर द स्टोरेज कंडीशंस प्रीवैलेंट इन द एरिया, पीके प्रोफाइल एंड एक्सटेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी. The dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected, all of the above. If pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then the following guidelines should be considered. And the correct answer of this question is option D, all of the above. If pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then stability of the dosage form under the storage conditions prevalent in the area, then PK profile and extent of bioavailability, and the dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected. These all guidelines should be considered. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Next question, dash is a crucial element in any essential drug program.
therapeutic drug monitoring, marketing analysis, quality assurance, continue medical education. Dash is a crucial element in any essential drug program. तो इनमें से कौन सा होता है क्रूशियल एलिमेंट इन एनी इसेंशियल ड्रग प्रोग्राम? तो ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वालिटी एश्योरेंस इज द क्रूशियल एलिमेंट इन एनी इसेंशियल ड्रग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel. Marketing surveillance, comprehensive public information, documentation, none of these. Dash shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel. तो ये होता है comprehensive public information. Option B will be a correct answer. Comprehensive public information shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel. ठीक है? Next question. Revisions are made in EDL to update the existing information due to constant change in medical needs of population, availability of newer medicines, both A and B, none of these. Revisions are made in essential drugs list 2. तो किस लिए करते हैं रिविजन्स इन ईडीएल? तो रिविजन्स आर मेड इन ईडीएल टू अपडेट द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन मेडिकल नीड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर मेडिसिन्स. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, in case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability, bioavailability, then dash drug will be selected. In case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability, then dash drug will be selected. Drug having more appealing pharmacokinetics, drug which has undergone investigation, drug which can prepared in appreciable quantity and quality at an affordable cost, all of the above. In case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability, then dash drug will be selected. तो ये हो जाएगा all of the above. ऑप्शन डी will be your correct answer. इन सभी ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है in case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the model list of essential medicines comprises of dash classes in alphabetic order 20, 42, 16, 27. The model list of essential medicines comprises of dash classes in alphabetical order. तो ये होता है 27 classes in alphabetic order. Option D will be your correct answer, 27. The model list of essential medicines comprises of 27 classes in alphabetic order. ठीक है? Next question. The Drugs and Cosmetic Act was passed in 1940, 1945, 1947, 1946. Drugs and Cosmetic Act was passed in, तो ये पास हुआ था in 1940. Option A will be your correct answer. The Drugs and Cosmetic Act was passed in 1940 and इसके रूल्स आए थे 1945 में. Next question. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act was passed in 1985, 1963, 1940, 1938. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. तो NDPS Act पास हुआ था in 1985. Option A will be your correct answer. NDPS Act was passed in 1985 and it came into force in 1993. ये पास हुआ था in 1985 and it came into force in 1993. Next question. Medicinal and Toilet Preparations Act was passed in the year 1950, 1955, 1960, 1965. Medicinal and Toilet Preparations Act. तो ये पास हुआ था 1955 में. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Medicinal and Toilet Preparations Act was passed in the year 1955. Next question. The DPCO Drug Price Control Order was exercised by central government in 1985, 1995, 1987 or 1997. The Drug Price Control Order was exercised by central government in, तो ये हो जाएगा 1995. Option B will be your correct answer. The DPCO was exercised by central government in 1995. Next question.
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1956, 1954, 1952 और 1953। तो कब पास हुआ था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1954। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1957, 1919, 1940, 1971। तो पॉइजन्स एक्ट पास हुआ था इन 1919। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1950, 1965, 1948, 1947। फार्मेसी एक्ट, तो फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1948। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1948 में पास हुआ था द फार्मेसी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। एमटीपी एक्ट कब पास हुआ था? 1971, 1948, 1997, 1930। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो ये पास हुआ था इन 1971। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930, 1951, 1919, 1948। डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन, तो डेंजरस ड्रग एक्ट पास हुआ था इन 1930। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट वॉज पास्ड इन 1970, 1947, 1936, 1985। द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, तो इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1970। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1970, 1971, 1954, 1930। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, तो ये पास हुआ था इन 1954। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1954 में पास हुआ था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1940, 1948, 1949, 1951। तो कब बना था द ड्रग एक्ट? तो ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1940। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1940। देन 1948 में बना था फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट ये दोनों बने थे 1948 में। देन फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। Pharmacy Act was passed in 1948 and first Pharmacy Council of India, first PCI, was established in 1949. Next question. The drug bill was introduced in the year 1930, 1931, 1940, 1948. The drug bill was introduced in the year. तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था in 1931. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The drug bill was introduced in the year 1931. Next question. The Insecticide Act was passed in the year 1960, 1968, 1965 or 1967. The Insecticide Act. तो Insecticide Act पास हुआ था in 1968. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1968 में पास हुआ था the Insecticide Act. Next question. The Epidemic Disease Act was passed in the year 1990, 1975, 1897, 1945. The Epidemic Disease Act was passed in the year. तो कब बना था Epidemic Disease Act? तो ये पास हुआ था in 1897. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1897 में पास हुआ था the Epidemic Disease Act. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Morphine sulfate comes under which schedule of the Drugs and Cosmetics Act? X, K, H or G? Morphine sulfate comes under which schedule of Drugs and Cosmetics Act? तो किस में आता है मॉर्फिन? तो मॉर्फिन आता है शेड्यूल एक्स में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एक्स में आता है मॉर्फिन सल्फेट। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। अभी आप मुझे बताएंगे एनडीपीएस एक्ट कब पास हुआ था? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1985 में।
NDPS Act was passed in 1985 and it came into force in 1993. ये पास हुआ था 1985 में and it came into force in 1993. देन ये शेड्यूल के होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन आता है शेड्यूल के में। शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए, ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ओनली अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये आता है शेड्यूल एच में। एंड शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन के अंडर दिए जाते हैं उनके लिए आता है शेड्यूल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following schedules included shelf life of drugs? शेड्यूल एफ, शेड्यूल एम, शेड्यूल जी और शेड्यूल पी। तो किसमें आता है शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स? तो ये आता है शेड्यूल पी में। शेड्यूल पी होता है शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग के लिए एंड शेड्यूल पी1 होता है पैक साइजेस के लिए। अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल एफ में क्या आता है? तो शेड्यूल एफ होता है ब्लड बैंक्स के लिए, ब्लड बैंक्स कम्स अंडर शेड्यूल एफ। शेड्यूल एम होता है जीएमपी प्रैक्टिसेस के लिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। एंड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा शेड्यूल जी होता है ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंप्लाई, एम, ओ, पी और एन। नेम द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंप्लाई। तो ये भी अभी हमने देखा जीएमपी के लिए होता है शेड्यूल एम, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। शेड्यूल ओ होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए एंड शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, पी1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल एन में क्या आता है? तो एन में होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है शेड्यूल एन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, regulation and standards for ophthalmic ointments and solutions is specified in शेड्यूल एम, शेड्यूल एफएफ, शेड्यूल ओ और शेड्यूल पी। तो किसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशंस? तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए होता है शेड्यूल एफएफ, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एफएफ होता है फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। शेड्यूल एम होता है जीएमपी रिक्वायरमेंट्स के लिए। शेड्यूल ओ होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए। शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन शेड्यूल ए, शेड्यूल एम, शेड्यूल के और शेड्यूल वाई। द क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है शेड्यूल वाई, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल वाई में आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। देन शेड्यूल के होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन। Next question, Schedule S refers to the standards for cosmetics, the standards for patent and proprietary medicines, the standards for biological and special product, the standards for disinfectant fluids। तो क्या आता है शेड्यूल एस में? तो शेड्यूल एस होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आते हैं शेड्यूल एस में। देन स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आते हैं शेड्यूल वी में। स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल सी एंड C1 एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आते हैं शेड्यूल ओ में। ठीक है, देन शेड्यूल सी होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन शेड्यूल F3, शेड्यूल F2, शेड्यूल FF और शेड्यूल H। तो किसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स? तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स आते हैं शेड्यूल F2 में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल F2 होता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। शेड्यूल F3 होता है अम्बिलिकल टेप्स के लिए। शेड्यूल FF होता है फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस एंड शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विद एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। तो शेड्यूल M1 किसके लिए होता है? तो शेड्यूल M1 होता है होम्योपैथिक के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है शेड्यूल M1, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
शेड्यूल एम होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसमें M1 होता है फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। ये मेडिकल डिवाइसेस आते हैं शेड्यूल M3 में। मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग आती है शेड्यूल M3 में। एंड कॉस्मेटिक्स के लिए होता है शेड्यूल S। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीपैकिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड इन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल्स एक्सेप्ट शेड्यूल X, शेड्यूल C एंड C1, शेड्यूल H और शेड्यूल O। रीपैकिंग लाइसेंसेस आर ग्रांटेड इन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन से शेड्यूल के लिए रीपैकिंग लाइसेंसेस इशू नहीं करते? तो शेड्यूल C एंड C1 के लिए रीपैकिंग लाइसेंस आर नॉट ग्रांटेड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल C एंड C1 के लिए रीपैकिंग लाइसेंसेस इशू नहीं करते। शेड्यूल X होता है NDPS के लिए, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल X एंड NDPS एक्ट वाज पास्ड इन 1985। शेड्यूल H में आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, शेड्यूल O में आते हैं डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल शेड्यूल F, शेड्यूल G, शेड्यूल Y और शेड्यूल E1। तो किसमें आते हैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स? तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आते हैं शेड्यूल E1 में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। E1 होता है आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए एंड E होता है एलोपैथिक पॉइजन्स के लिए। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल E। शेड्यूल F होता है ब्लड बैंक्स एंड प्लाज्मा के लिए, शेड्यूल G होता है ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली एंड Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The standard for mechanical contraceptives are given in शेड्यूल H, शेड्यूल R, शेड्यूल T और शेड्यूल U। तो किसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आता है शेड्यूल R में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल R होता है फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। देन अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल T किसके लिए होता है, क्या आता है शेड्यूल T में? तो शेड्यूल T होता है GMP फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। GMP फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर गिवन इन शेड्यूल T। शेड्यूल U होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली आर कंटेंट्स इन शेड्यूल H, शेड्यूल G, शेड्यूल J और शेड्यूल C। लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो ये होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये आते हैं शेड्यूल H में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल G होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल J किसके लिए होता है? तो शेड्यूल J होता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर। इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल J। लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर। शेड्यूल C होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक्स कम्स अंडर शेड्यूल P, शेड्यूल F, शेड्यूल D और शेड्यूल G। तो किसमें आते हैं ब्लड बैंक्स? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ब्लड बैंक्स के लिए होता है शेड्यूल F। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल P में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल P1 में आता है पैक साइज ऑफ ड्रग। देन अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल D किसके लिए होता है? शेड्यूल D में क्या आता है? तो शेड्यूल D में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल D। हमने देखा है शेड्यूल K में क्या आता है? तो शेड्यूल K होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन एंड शेड्यूल D में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। ठीक है, देन शेड्यूल G किसके लिए होता है? तो ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल G, शेड्यूल M, शेड्यूल P और शेड्यूल S। तो GMP के लिए होता है शेड्यूल M। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल S होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, requirement for running a pharmacy are described in the following schedule of drugs and cosmetic act। requirement for running a pharmacy शेड्यूल C, शेड्यूल D, शेड्यूल N और शेड्यूल P। तो किसमें आता है requirements for running a pharmacy? तो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए होता है शेड्यूल N। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल N में आता है लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी।
शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। शेड्यूल डी अभी हमने देखा था, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल डी। शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स कॉशन इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज ए स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल सी, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स। तो किसकी स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है? इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो मेडिकल सुपरविजन के लिए होता है शेड्यूल जी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो किसके लिए होता है शेड्यूल सी? क्या आता है शेड्यूल सी में? तो शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली आर कंटेंट इन शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल जे और शेड्यूल सी। तो किसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली? तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं शेड्यूल एच में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई और शेड्यूल एच। कौन सा शेड्यूल होता है पॉइजनस ड्रग्स के लिए? तो शेड्यूल ई इज फॉर पॉइजनस ड्रग्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल ई एंड शेड्यूल ई1 में आता है आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनस सब्सटेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल डी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। शेड्यूल डी होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल डी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? तो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो रिपैकिंग लाइसेंस इज इशूड टू शेड्यूल सी ड्रग्स, शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल ई ड्रग्स, शेड्यूल एच ड्रग्स। नो रिपैकिंग लाइसेंस इज इशू टू। तो रिपैकिंग लाइसेंसेस इशू नहीं करते शेड्यूल सी ड्रग्स के लिए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड शेड्यूल सी में आते हैं बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड इनके लिए रिपैकिंग लाइसेंस इशू नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर इज गिवन इन शेड्यूल जी, जे, सी और एच। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर। तो ये आता है शेड्यूल जे में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जे होता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली इज गिवन इन शेड्यूल एक्स, डब्ल्यू, यू और एस। लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। तो जेनेरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल डब्ल्यू में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। शेड्यूल यू होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए। शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल एम, एन, सी और आर। तो किसमें आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी? तो ये आता है शेड्यूल एन में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एन में होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, requirements and guidelines on clinical trials for import and manufacturing of new drugs are given in which schedule? V, Y, W और X। requirements and guideline on clinical trials। तो clinical trials के लिए आता है शेड्यूल Y। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल Y में आता है clinical trials। शेड्यूल V में क्या आता है? तो शेड्यूल V होता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स के लिए।
पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आते हैं शेड्यूल वी में। शेड्यूल डब्ल्यू किसके लिए होता है? तो शेड्यूल डब्ल्यू होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली इज गिवन इन शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। देन एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। अभी आप मुझे बताएंगे एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये होते हैं 20 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an active agent in antiseptic? अल्कोहल, फिनॉल, आयोडीन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा होता है एक्टिव एजेंट इन एंटीसेप्टिक? तो एंटीसेप्टिक में एक्टिव एजेंट होता है अल्कोहल, फिनॉल एंड आयोडीन ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म बाय विच द एंटीसेप्टिक्स शोज देयर एक्शन? डैमेज टू डीएनए, एंजाइम इनिबिशन, सेल वॉल डिस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा होता है एंटीसेप्टिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो एंटीसेप्टिक्स एक्ट करते हैं बाय डैमेज टू डीएनए, एंजाइम इनिबिशन एंड सेल वॉल डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। मैकेनिज्म बाय विच द एंटीसेप्टिक्स शोज देयर एक्शन इज डैमेज टू डीएनए, एंजाइम इनिबिशन एंड सेल वॉल डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक्स हैव लोअर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस compared to antibiotic, compared to statins, compared to sulfa drugs, compared to anti-tubercular drugs. Antiseptics have lower bacterial resistance. तो एंटीसेप्टिक्स का होता है लोअर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटीसेप्टिक्स हैव लोअर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियल कल्चर, फंगिसाइडल। तो एंटीसेप्टिक्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीसेप्टिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटीसेप्टिक स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं बैक्टीरिसाइडल। डिसइंफेक्टेंट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर बैक्टीरिसाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used as an antimicrobial cleanser to clean the skin side before surgery? Chlorhexidine, diazepam, miglitol, lorazepam. Antimicrobial cleanser to clean the skin side before surgery. तो किसका यूज करते हैं एज एन एंटीमाइक्रोबियल क्लींजर टू क्लीन दी स्किन बिफोर सर्जरी? तो इसके लिए यूज करते हैं क्लोरहेक्सिडिन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लोरहेक्सिडिन। ऑप्शंस में ये डाइजेपैम एंड लोराजेपैम ये तो बेंजोडाइजेपाइंस होते हैं एंड ये मिग्लिटॉल होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो एलिमिनेशन मेथड से ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरहेक्सिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंफेक्टेंट्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियल कल्चर, फंगिसाइडल। तो क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। एंटीसेप्टिक्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं बैक्टीरिसाइडल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसइंफेक्टेंट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे आर बैक्टीरिसाइडल एंड एंटीसेप्टिक्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस इज नोन एज डिसइंफेक्शंस, एंटीसेप्सिस, स्टरलाइजेशन, कोलोनाइजेशन। तो क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस? तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसइंफेक्शन होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेस। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस एंड एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड ऑन लिविंग सरफेसेस। ये एंटीसेप्सिस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग सरफेसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्लोरोजाइलेनॉल इज यूरिया, फिनॉल, विनाइल, अमाइड। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है क्लोरोजाइलेनॉल में? तो ये क्लोरोजाइलेनॉल होता है डेटॉल। डेटॉल होता है ब्रांड नेम ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फिनॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्लोरोजाइलेनॉल डेटॉल इज फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन शोज एंटी माइक्रोबियल एक्शन? सिल्वर, टिटेनियम, लेड, टिन। मेटल आयन शोज एंटी माइक्रोबियल एक्शन, तो सिल्वर शोज करता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटॉल इज द ब्रांड नेम ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ट्रामेडॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, फ्लुओक्सेटिन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, डेटॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फिनॉल, ठीक है। देन क्लोरोजाइलेनॉल का एब्रीवेटेड फॉर्म होता है PCMX, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, ये होता है डेटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स बिलोंग टू द कैटियोनिक सर्फेक्टेंट क्लास? बेंजालकोनियम क्लोराइड, अल्कोहल, फिनॉल, आयोडीन। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स बिलोंग टू कैटियोनिक सर्फेक्टेंट क्लास, तो कैटियोनिक सर्फेक्टेंट क्लास में आता है बेंजालकोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है कैटियोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ससेप्टिबल टू अल्कोहल कंपाउंड्स? बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंगी, वायरसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ससेप्टिबल टू अल्कोहल कंपाउंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पोर्स इज नॉट ससेप्टिबल टू अल्कोहल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst given antiseptics which one is not a dye? Crystal violet, cetrimide, gentian violet, methylene blue। amongst given antiseptics which one is not a dye? इनमें से कौन सा डाई में नहीं आता? तो क्रिस्टल वायलेट, जेंशियन वायलेट, मिथिलिन ब्लू ये सभी होती है डाई। सेट्रीमाइड इज नॉट ए डाई। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेट्रीमाइड इज नॉट ए डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली क्लोरोजाइलेनॉल इज 4-chloro-3,5 डाइमिथाइल फिनॉल, 4-chloro-3,6 डाइमिथाइल फिनॉल, 4-chloro-3,5 डाइइथाइल फिनॉल, 4-chloro-3,3 डाइमिथाइल फिनॉल। तो क्या होता है क्लोरोजाइलेनॉल? तो ये क्लोरोजाइलेनॉल होता है डेटॉल। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल, एंड ये होता है 4-chloro-3,5 डाइमिथाइल फिनॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 4-chloro-3,5 डाइमिथाइल फिनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCMC पैराक्लोरोमेटाक्रेसोल इज क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोक्रेसोल, 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन, 3,4 डायअमाइनो एक्रिडिन। तो क्या होता है पैराक्लोरोमेटाक्रेसोल? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल एंड पैराक्लोरोमेटाक्रेसोल होता है क्लोरोक्रेसोल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल एंड पैराक्लोरोमेटाक्रेसोल होता है क्लोरोक्रेसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवलॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड, ट्रामेडॉल, सेट्रीमाइड, फ्लुओक्सेटिन। तो क्या होता है सेवलॉन में? सेवलॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ, तो सेवलॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ सेट्रीमाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेट्रीमाइड होता है सेवलॉन एंड क्लोरोजाइलेनॉल होता है डेटॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कंटेनिंग एक्रिडिन मोइटी इज बेंजालकोनियम क्लोराइड, अल्कोहल, फिनॉल, प्रोफ्लेविन। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कंटेनिंग एक्रिडिन मोइटी, तो इनमें से किसमें होती है एक्रिडिन मोइटी? तो एक्रिडिन मोइटी कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट होता है प्रोफ्लेविन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। PCMX पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल इज क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोक्रेसोल, 3,5 डायअमाइनो एक्रिडिन, 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन। तो ये भी अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल एंड क्लोरोक्रेसोल होता है पैराक्लोरोमेटाक्रेसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली प्रोफ्लेविन इज 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन, 2,6 फिनाइल एक्रिडिन, 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन, 3,4 डायअमाइनो एक्रिडिन। क्या होता है प्रोफ्लेविन? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था प्रोफ्लेविन होता है एक्रिडिन मोइटी कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट। एक्रिडिन मोइटी कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट होता है प्रोफ्लेविन एंड प्रोफ्लेविन में 3,6 पोजीशन में प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन इज प्रोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइजोल इज द ब्रांड नेम ऑफ बेंजालकोनियम क्लोराइड, ट्रामेडॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किसका ब्रांड नेम होता है लाइजोल? तो लाइजोल होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डेटॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, सेवलॉन होता है सेट्रीमाइड एंड लाइजोल होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following method is used to evaluate the disinfectant? Ditch plate method, gradient plate method, tube dilution and agar plate method, all of the above. Method used to evaluate the disinfectant. तो डिसइंफेक्टेंट्स के इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं डिच प्लेट मेथड का, ग्रेडियंट प्लेट मेथड का एंड ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूटेन वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 4, 2, 1 और 3। तो कितनी होती है क्यूटेन वैल्यू ऑफ फिनॉल? तो क्यूटेन वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 4। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनॉल की क्यूटेन वैल्यू होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, alcohols act as a disinfectant by denaturating proteins and disrupting cell membrane, oxidizing cell constituent, cross-linking and alkaline the molecules, denaturating proteins and dissolving membrane lipids. Alcohols act as a disinfectant by, तो अल्कोहल्स डीनेचुरेट करते हैं प्रोटीन्स को एंड डिजोल्व करते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स को। अल्कोहल्स एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट बाय डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स एंड डिजोल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the germicidal action of chlorine and its compound is due to the formation of hydrochloric acid, sodium hypochlorite, hypochlorous acid, chloroform. The germicidal action of chlorine and its compound is due to the formation of, तो क्लोरीन की जर्मिसाइडल एक्शन होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द जर्मिसाइडल एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल एज ए डिसइंफेक्टेंट? 2%, 5%, 10% और 1%। तो कितना होता है फिनॉल का ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन एज ए डिसइंफेक्टेंट? तो ये होता है 1%। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1% इज द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।